तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए 6 किस्से लेकर आया हूं जिसे आप लोगों में से ही किसी ने मुझे भेजे हैं, जिनका मुझ पर वो प्यार है जिसे मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। पर याद रखिएगा, हमारा मकसद किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारा मकसद आप सभी का मनोरंजन करके आपसे जुड़ना है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियों के बाद मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। मेरा नाम हर्ष है। दोस्तों बचपन का एक ऐसा किस्सा, हालांकि सबके पास होता है, जिसमें हंसी मजाक में ही सही पर उनके साथ छेड़छाड़ हुई होती है। यह बाकी बच्चों का मजाक का तरीका कई बार दूसरे की जिंदगी में गहरा प्रभाव भी डाल सकता है। ऐसे ही एक किस्सा मेरा और मेरे एक दोस्त ऋतिक का है। हम दोनों पढ़ने में ठीक ठाक थे, पर जब हम दोनों 11वीं क्लास में आ पहुंचे तब हमने एक बेहतर जगह ट्यूशन लगाने का सोचा। ट्यूशन काफी दूर था, हम दोनों का घर आसपास ही था, तो हमने सोचा आने जाने का साथ भी हो जाएगा, तो दोनों ने मिलकर वहीं पर ट्यूशन लगा लिया। हम रोज साइकिल से ट्यूशन जाया करते थे और मास्टर जी भी काफी अच्छा पढ़ाते थे। दोस्तों ऐसा होता है, नई जगह में कई बार नए बच्चों का कंफर्ट जोन नहीं बन पाता, और खासकर तब जब पुराने बच्चे शैतानी हो। एक दिन उन्होंने अपनी ये शरारत हमारी साइकिल पर निकाल दी। उन्होंने उसके टायर पंचर कर डाले। अब मेरे और ऋतिक के पास घर पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने सोचा अगर पैदल ही जाना है तो क्यों ना शॉर्टकट लिया जाए, इससे हम घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। और हम घर की ओर निकल पड़े। वैसे तो हमारा ट्यूशन शाम तक खत्म हो जाता था, पर उन दिनों सर्दियां होने के कारण सूरज जल्दी ढल जाया करता था। चलते चलते आधा रास्ता हम पार कर चुके थे। मैं और ऋतिक हंसी मजाक करते करते इधर उधर की बातें करते हुए घर की ओर आ रहे थे कि तभी अचानक ऋतिक की हंसी सन्नाटे में बदल गई। मैंने पूछा, क्या हुआ ऋतिक, एकदम से चुप क्यों हो गए? तो ऋतिक ने बिना कुछ बोले अपनी उंगली से आगे रोड की ओर इशारा किया। मुझे लगा कि कोई शरारत है, तो मैंने उससे बोला, अबे चल, पागल बनाता है, बेवकूफ समझा है क्या? तभी अचानक हमारे आसपास की ठंड बढ़ने लगी। कोहरा धीरे धीरे हमें घेरने लगा और पीछे से कौवों की आवाज आने लगी। इन सब चीजों को नोटिस करके मैंने उस ओर नजर दौड़ाई जहां पर मेरा दोस्त इशारा कर रहा था। वहां पर मैंने देखा कि एक आदमी ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ों में खड़ा था, और सिर्फ खड़ा ही है। वो सिर्फ चुपचाप एक ही जगह पर खड़ा था। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं था। मुझे लगा शायद ये कुछ और होगा। मैंने अपनी आंखें मली और फिर से देखा तो वो थोड़ा करीब आ चुका था। मेरी पलकें फिर से झपकी तो वो थोड़ा और करीब आ चुका था। ये सब देखकर मैं काफी मायूस हो चुका था। इतनी नेगेटिव फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। हमें अपना दिल धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। पसीना तो ऐसे बह रहा था मानो जून की गर्मियां चल रही हो। आसपास की हवाएं कानों को छूकर गुजर रही थी, जैसे हमें कह रही हो कि अब तुम नहीं बच सकते। इन सब के बीच मेरे दोस्त ने मुझे हिलाया और बोला, तुरंत चलो यहां से। हम तेजी से चलने लगे। हमें उस आदमी से दूर जाना था, बस यही सोचकर चले जा रहे थे कि तभी हमने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वो आदमी अभी भी हमारे आसपास ही है। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे हम एक ही जगह पर बार बार गोल चक्कर लगा रहे हों। ध्यान से देखने पर हमें उस आदमी के हाथों पर एक लोहे की लंबी सी रॉड भी दिखाई दी, जिसमें से ताजा ताजा खून टपक रहा था। हम कुछ बोलने समझने की हालत में नहीं थे, पर इसके बाद वो आदमी तो हमें नहीं देख रहा था, पर उसके पैरों की आवाज जरूर आ रही थी। बस हम उसी डर में चले जा रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद यह हमारा आखिरी दिन हो। थोड़ी देर बाद हमने ध्यान दिया
कि हमारा घर भी काफी नजदीक आ चुका है। फिर हम भागे और अपने अपने घर जाकर इस घटना के बारे में सोचने लगे। उस रात हम दोनों ही ठीक से नहीं सो पाए। जैसे ही आंख लगती तो उस आदमी का चेहरा हमारी आंखों के सामने आ जाता, बस सिर्फ इस खौफ में कि हमें वो मार डालेगा। अपने कमरे में बैठा मैं रोए जा रहा था कि तभी मेरी माँ मेरे पास आई और मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी माँ मंदिर से हनुमान चालीसा की किताब लेकर आई और मुझे पढ़ने को बोला। मैंने पढ़ना शुरू किया और यकीन मानो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। इसके बाद मैंने वो पूरी हनुमान चालीसा पढ़ डाली और उसके बाद मुझे उस रात सोने में दिक्कत नहीं हुई। और ये किस्सा ना तो कभी मैं भूल पाऊंगा और ना ही मेरा दोस्त। चलिए दोस्तों, अब हर्ष की ही भेजी हुई दूसरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जीने के लिए इंसान को ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितनी चीजें छोड़नी पड़ती है ताकि वह अपना आने वाला कल अपने बीते हुए कल से बेहतर बना सके। इस प्रकार कई लोगों को अपना आबाद गांव छोड़कर शहर में आना पड़ता है, पर हमारे दिल से हमारे गांव की मिट्टी छूट नहीं पाती। मेरा परिवार भी इसी तरह अपने गांव को छोड़कर शहर में अपना जीवन बिता रहा था, पर हमें जब भी मौका मिलता या गर्मियों की छुट्टियां होती तो हम अपने गांव आ जाया करते थे। मैं, मेरा भाई और मेरे माता पिता सभी को गांव शहर से ज्यादा प्यारा था। दोस्तों, एक बार की छुट्टियों में जब हम अपने गांव आकर नेचर का आनंद उठा रहे थे, उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि ये ट्रिप काफी भयानक यादगार हो जाएगी। वैसे हमारे गांव का घर काफी सुंदर और बड़ा है। सुबह सुबह चिड़ियों की चहकने की आवाज और सूरज की भीनी भीनी रोशनी आती है। एक दो दिन हमने काफी मजे लिए और आस पड़ोस में मिठाइयां बांटी जो हम शहर से लाए थे। 2 घर छोड़ने के बाद हमारे यहाँ एक बड़ी सी हवेली है जहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, पर उस वक्त वहां पर ताला लगा हुआ था। पूछताछ करने पर हमें पता चला कि वो औरत काला जादू और तंत्र मंत्र की चीजें किया करती थी और गांव के काफी लोगों को उसने अपने जादू से परेशान कर रखा था। इसी के चलते एक दिन 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और तब से वह हवेली भी बंद है, क्योंकि माना जाता है कि आज भी उसकी आत्मा उसी हवेली में है। मेरा भाई इन चीजों में ज्यादा यकीन नहीं करता था और उसे यह सब एक मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं लगता था। मिठाइयां देने के बाद जब हम वापस अपने घर आए तो उस रात हमें काफी टेस्टी खाना खाया। खाने के बाद सारे अपने अपने कमरे में जाकर सो गए और मेरा बड़ा भाई छत पर सोने चला गया। और आधी रात को जब उन्हें प्यास लगी तो उनकी नींद खुली। तब उन्होंने 2 घर छोड़कर उसी हवेली से कुछ आवाजें आती सुनी। ध्यान से देखने पर उन्हें उस छत पर वही बूढ़ी औरत दिखाई थी जिसके बारे में आज गांव वाले बता रहे थे। उस औरत ने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट के नीचे से यकीन मानो उसकी लंबी सी नाक साफ दिखाई दे रही थी। पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ 4-5 औरतें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो उन औरतों के साथ कोई जादू टोना कर रही हो। पर मेरे भैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। एक औरत जो गांव वालों की नजरों में मर चुकी है, उन्हें कैसे दिख सकती है। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी एकदम से पूरे गांव की बिजली चली गई। बादलों के गरजने की आवाज कानों में सुई की तरह चुभ रही थी और इन सब शोर के बीच में भैया के कानों में कोई फुसफुसाया कि तूने हमें देखकर ठीक नहीं किया। दोस्तों, उस वक्त मेरे भैया काफी घबरा गए। उनका गला किसी रेगिस्तान की तरह सूख गया था, बदन तपना शुरू हुआ और वो छत से नीचे बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए आ रहे थे। एकदम से हम सबकी नींद खुली और भैया की हालत देखकर हम सब दंग रह गए। उनका पूरा मुंह लाल था, उनका हाफना बंद नहीं हो रहा था। दोस्तों, गांव में अक्सर ऐसी आत्माएं इंसान के शरीर पर हावी हो जाती हैं। शुक्र है मेरी दादी एक ओझा को जानती थी जो इन सब चीजों में माहिर थे। दादी ने ओझा को बुलाया और उस ओझा ने मेरे भाई को एक ताबीज दिया। ओझा ने हमें बताया कि वो बुढ़िया की आत्मा इसके ऊपर हावी होना चाहती है और इसकी बलि देकर इस दुनिया में वापस आना चाहती है। आप सभी की भलाई इसी में होगी कि आप सभी ये गांव छोड़कर चले जाएं और यहां पर वापस ना आए। दोस्तों, तब से लेकर
आज तक मेरा भाई वापस हमारे गांव कभी नहीं आया। आइए दोस्तों, अपनी तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ट्रेन का सफर इतना रोमांचक और एक्साइटिंग होता है जिससे हम सब लोगों की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं। ट्रेन में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कुछ से हमारी बातें भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा सफर भी कट जाता है। ट्रेन से बाहर देखने पर नज़ारे इतने लुभावनी लगते हैं और टीटी जब टिकट चेक करने आता है तो उसके मुंह से टिकट टिकट की आवाज एक सुरीले गाने की तरह लगती है। दोस्तों, आज का यह किस्सा भी एक टीटी का है। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में रहता हूं। यह जो कहानी मैं आपको बता रहा हूं, यह मेरे दादाजी के भाई के साथ घटी थी। ये बात करीबन 1989 की होगी, जब मेरे दादाजी के भाई की साहिबगंज स्टेशन में नौकरी लगी थी। उन्हें वहां पर एक स्टेशन मास्टर पोस्ट किए गए थे। गवर्नमेंट जॉब की खुशी किसे नहीं होती, मगर घर से दूर जाने का हल्का सा गम भी था उन्हें। पोस्टिंग होने के तुरंत बाद ही वह साहिबगंज की ओर निकल पड़े। उनका सफर ठीक ठाक गुजरा और जिस दिन वह साहिबगंज के स्टेशन पहुंचे तो बाकी वर्कर्स ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया, मगर उन्हें यह खबर नहीं थी कि वर्कर्स के अलावा और कोई भी था जो उनका स्वागत करने वाला था। लंबे सफर से स्टेशन मास्टर जी काफी थक चुके थे। उन्होंने अपने वर्कर्स को बोला कि मुझे स्टाफ क्वार्टर दिखा दो ताकि मैं थोड़ा आराम कर सकूं। उस समय पर शेयरिंग बाथरूम हुआ करते थे। क्वार्टर के सारे वर्कर्स एक ही बाथरूम इस्तेमाल किया करते थे। रूम में पहुंचने के बाद मास्टर जी नहा धोकर तैयार हुए और उस दिन सारा वक्त काम समझने में लगाया। इसके बाद रात को खाना खाकर चुपचाप सोने चले गए। आधी रात को जब मास्टर जी को वॉशरूम जाना था तो वह उसी क्वार्टर के पास वाले टॉयलेट में गए। दोस्तों, उस समय लाइट उतनी नहीं हुआ करती थी और जहां पर लाइट होती भी थी तो बिजली की परेशानियां रहती थी। मास्टर जी ने अपनी लालटेन जलाई और टॉयलेट चले गए। उन्हें करीबन 1 मिनट ही हुआ होगा कि तभी अचानक से कुछ आवाजों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करा। पास ही रखी लालटेन भी जब बुझने लगी तब मास्टर जी ने सोचा कि बिना हवा के यह कैसे मुमकिन है और यह आवाज भी लगातार क्यों आ रही है। टॉयलेट की छत से जब एक पसीने की बूंद नीचे आकर टपकी तब मास्टर जी ने ऊपर की ओर देखा और देखते ही रह गए। उन्होंने देखा कि एक डायन उल्टी लटकी हुई है, जिसके बाल उसके मुंह पर आ रहे थे। उसके बालों के बीच में से उसकी आंखें एकदम लाल चमकती नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे रात को बिल्लियों की आंखें चमकती हैं। ये दृश्य देखकर मास्टर जी दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस समय मास्टर जी ने वहां से भागना ही बेहतर समझा। अगले दिन जब उन्होंने ये बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, वहां एक चुड़ैल का साया है जो कि ट्रेन की पटरी पर कट के मर गई थी। दिन के वक्त वह दिखाई नहीं देती, मगर अक्सर रात को ऐसे ही दस्तक देती है। वो अपने होने का एहसास कराती है। दोस्तों, बाकी वर्कर्स मास्टर जी को ये सारी बातें उन्हें पहले ही दिन में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन फिर भी उस डायन ने खुद ही अपना परिचय दे डाला। उसके बाद एक वर्कर ने कहा कि हम में से कोई भी उस टॉयलेट में रात को नहीं जाता, तो आप भी आइंदा से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, फिर क्या था, मास्टर जी ने सोच लिया था कि जानबूझकर अपने जान खतरे में डालने से अच्छा है कि उस चीज का सम्मान करते हुए उससे दूर रहा जाए। दोस्तों, इसके बाद से कभी भी मास्टर जी सूरज ढलने के बाद उस टॉयलेट में नहीं गए। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग आते हैं उन्हें एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमती रहती है। दोस्तों, मौत ही वो दरवाजा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में आत्मा की मदद करता है। पर आत्माओं को मोक्ष प्राप्ति जरूरी है, तभी वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। कई बार अधूरी इच्छाओं की वजह से या फिर अधूरे काम की वजह से या वक्त से पहले ही मौत हो जाने पर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती।
जिसके कारण वो इसी दुनिया में भटकती रहती है। पर सारी आत्माएं हमें नुकसान पहुंचाए ऐसा जरूरी तो नहीं। तो चलिए आत्माओं के प्रति आपका नजरिया बदलने के लिए मैं आपके सामने ये कहानी पेश करता हूं जो हमें बारूच गुजरात के शिवम गढ़वी ने भेजी है। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम शिवम गढ़वी है और ये कहानी मेरे पिताजी की है। दोस्तों, हमारा परिवार बारूच में रहता है और यहीं पास में एक मिल है जहां मेरे पिताजी काम करते थे। उनकी ड्यूटी की शिफ्ट बदलती रहती थी, कभी दिन तो कभी रात में वो जॉब पर जाया करते थे। दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी इंसान उस मिल में काम करता था उसे वहां पर किसी आत्मा के होने का एहसास होता था। पर ध्यान देने की बात यह है कि वो आत्मा ने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं किया, मगर जब भी मिल में रखी गई कोई मशीन खराब हो जाती तो किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज जरूर आती थी। वो शोर इतना तेज होता था कि अगर कोई वर्कर सो भी रखा है तभी उसकी नींद टूट जाए और वो एकदम से चौकन्ना हो जाए। वह आत्मा भी तभी चिल्लाती थी जब मशीन में खराबी हो रखी हो, मानो उसे पहले से ही पता चल जाता था कि मशीन में दिक्कत है और वह मशीन ऑपरेटर को चौकन्ना कर देती थी। इसी प्रकार एक बार जब मेरे पिताजी की नाइट शिफ्ट थी तब उन्होंने मशीनों को चेक करके सारी मशीनों में ऑयल की मात्रा मेंटेन करके फैक्ट्री को ताला लगा दिया और चाबी वॉचमैन को दे दी। इसी के साथ वो अपने दूसरे साथी धीरू भाई के साथ शुल्क तीर्थ मेले में चले गए। हालांकि उन्होंने सारी मशीनें चेक कर दी थी और मशीनों में ऑयल भी डाल दिया था, मगर वापस आकर जो उन्होंने देखा वह काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि एक मशीन लीक हो रही थी और उसमें से ऑयल टपक रहा था। ध्यान देने पर पिताजी को मालूम पड़ा कि जिस हिसाब से वह लीक हो रही थी उस हिसाब से तो मशीन बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन मशीन अब भी चालू है और काम कर रही है। ये कैसे मुमकिन है? पिताजी ने सोचा शायद वॉचमैन ऑयल डाल गया होगा। उनके पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि वॉचमैन तो पूरी रात बाहर ही था। ये बात सुनकर तब पिताजी समझ गए कि किसी के भी फैक्ट्री में ना होने पर यह काम सिर्फ वह आत्मा ही कर सकती है। मशीन ना खराब हो जाए इसलिए उस आत्मा ने मशीन का ऑयल लेवल मेंटेन किया होगा। दरअसल दोस्तों, कुछ साल पहले जब एक वर्कर की मौत खराब मशीन के चलते इसी फैक्ट्री में हुई थी, तब से उस वर्कर की आत्मा ने अपना घर उसी फैक्ट्री में जमा लिया और वह लोगों को इसी प्रकार से सावधान करता था। दोस्तों, कई बार लोगों की मौत के पीछे कोई मकसद तो नहीं होता, पर उनकी मौत के बाद वह आत्मा अपना मकसद मौत के कारण से जोड़ सकती है। जैसे इस फैक्ट्री की अच्छी आत्मा ने अपने मरने के बावजूद भी अपने साथियों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी और मिल के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाई। आज यह फैक्ट्री को बंद हुए कई साल हो चुके हैं और कहा जाता है कि उस भली आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। उस आत्मा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी मिल के वर्कर की मदद में यूज करी। दोस्तों, इसी भले काम की वजह से उसे मुक्ति मिली होगी और हमें भी यह जानने को मिला होगा कि सारी आत्माएं बुरी नहीं होती। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, इस संसार में अगर भगवान है तो भक्ति भी है और जहां भक्ति है वहां कुछ नास्तिक भी है। दोस्तों, ये तो मानने वाले के ऊपर बात है कि भगवान में विश्वास रखे या ना रखे, पर भगवान के अलावा भी कुछ ऐसी अन्य शक्तियां हैं जो इंसान के समझ से परे हैं और जिसका जवाब हर कोई खोजता है। हर किसी को जवाब तो नहीं मिलता, पर एक विश्वास हर वक्त रहता है कि कोई तो है जो हमारी समझ से ऊपर है। इसी तरह नास्तिक लोग ना तो भगवान में मानते हैं और ना ही शैतान में। उनके लिए सिर्फ जो उनके सामने है वही सत्य है और वह सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। इसी प्रकार ये कहानी जिसने हमें भेजी है वो भी एक वक्त नास्तिक हुआ करती थी, पर किस्मत ने उनके साथ एक ऐसा खेल खेला कि उनका अपने सिद्धांतों पर से विश्वास उठ गया, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वह नॉर्मल नहीं था और ना ही उन्हें इन सब की कोई भनक भी थी। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अंख्या है और मैं उड़ीसा में रहती हूँ। यह करीब 3 साल पहले की बात है जब मैं मनाली में रहा करती थी। रोजा और पूनम यह मेरे दोस्त थे। रोजा और मैं
हॉस्टल में रहा करते थे और पूनम अपने घर वालों के साथ। हम काफी मौज मस्ती वाली जिंदगी जी रहे थे। हम तीनों को ही बाइक का काफी शौक था और हमारे पास रखी एक बुलेट करीब करीब मनाली की सारी गलियां नाप चुकी थी। हम रात के 8 बजे तक बाहर ही मौज मस्ती में रहते थे, एकदम फिल्मों वाली लाइफ जी रहे थे। दोस्तों, बाहर बाइक में घूमने के बाद हम हर रोज पूनम को उसके घर पर छोड़ने जाते थे। हॉस्टल से पूनम के घर की ओर 2 रास्ते जाते थे, एक मेन हाईवे वाला और दूसरा कनलॉग सिमेट्रिक ग्रेवयार्ड वाला था। हम अक्सर हाईवे वाले रास्ते से ही जाया करते थे, मगर एक दिन हाईवे पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होने के कारण हमने दूसरे रास्ते से जाने का फैसला किया। मैं तो पहले से ही नास्तिक थी, पर मेरे दोस्त भूत पिशाच में मानते थे। रोजा ने उस रास्ते से जाने के लिए हमें काफी मना किया, पर मैंने जिद करके उन्हें मना लिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, चलो आज इस रोड पर भी बाइक दौड़ाई जाए। रोजा को डरता देख मैंने उसे थोड़ा और तंग करने का सोचा और जोर जोर से भूतों को चेतावनी देते हुए जा रही थी कि मैं नहीं डरती किसी भूत से, अगर कोई असली में है तो मेरे सामने आए। दोस्तों, अभी तक ये सब मेरे लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था, पर जब मुझे मेरी बाइक भारी लगने लगी तब मैंने सोचा कि अचानक से इसका वजन इतना क्यों महसूस हो रहा है। पीछे बैठी रोजा ने मुझसे कहा कि हमारी साइड से एक कार काफी तेजी से गुजरी है, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे वो कार नजर नहीं आई और मैंने उसे ये बोलकर चुप करा दिया कि तेरा वहम होगा। बुलेट का वजन मुझसे संभल नहीं रहा था, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं हैरान थी। तभी अचानक आगे एक आदमी ग्रेवयार्ड के सामने ही खड़ा था। उसे देखकर रोजा बोली, यह वही आदमी था जो अभी गाड़ी से फुल स्पीड में गया था। आसपास की अजीब आवाजें जब हमारे कानों में पड़ना शुरू हुई तो हम तीनों काफी घबरा गए थे। फिर जो अगली चीज मैंने देखी उसे देखकर मैंने फुल स्पीड में बाइक भगाई। वह आदमी हमें चारों ओर नजर आ रहा था। डर के मारे जब मैंने बाइक की स्पीड फुल कर दी तो आगे से आती हुई कार की रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी और मैं बाइक का कंट्रोल खो बैठी। उसके बाद जो अगली चीज मुझे याद है वो ये थी कि हम हॉस्पिटल में पड़े थे। अच्छी बात यह थी कि हमें ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर हमारी बाइक बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। दोस्तों, शायद मेरी बेवकूफी हम सबकी जान ले ली थी उस दिन। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैंने कभी किसी आत्मा को चुनौती नहीं दी और अब मैं इन सब में मानने भी लगी हूं, पर फिर भी जब वो हादसा याद करती हूं तो मुझे रात को नींद नहीं आती और अगर मैं सो भी जाऊं तो मुझे डरावने सपने आते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है हमारी आज की आखिरी कहानी का, जो कि हमें उड़ीसा से देवाशीष ने भेजी है। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवाशीष है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे कॉलेज के दिनों की है। दोस्तों, उस समय मेरे 2nd ईयर के एग्जाम चल रहे थे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए मैं देर रात तक पढ़ाई किया करता था। वैसे तो हमारा गांव छोटा सा ही था और ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा घर जो कि अब खंडर बन चुका था और वहां से आवाजें आने की चर्चा पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। यहां तक कि मेरे पिताजी और दादी ने भी उस खंडर से काफी अजीबोगरीब आवाजें सुनी थी। दोस्तों, उन्होंने मुझे बताया कि उस घर में भी पहले एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। किसी कारण पूरे परिवार की मृत्यु हो गई और आज उस घर में 3 आत्माएं वास करती हैं। सुनने में आता है कि वो औरत गर्भवती थी और हमारे वहां यह माना जाता है कि जिस औरत के पेट में बच्चा पल रहा हो और किसी कारणवश उस औरत की मृत्यु हो जाए तो उस औरत की आत्मा पिशाचिनी का रूप धारण कर लेती है, जो कि आत्माओं में सबसे खतरनाक मानी जाती है। यह सब जानकर मुझे आश्चर्य जरूर हुआ, पर मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं था और मुझे इन सब पर विश्वास भी नहीं था। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी विचारधारा ही बदल दी। दरअसल बाकी रातों की तरह इस रात भी मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था। करीब 1:30 बज रहे होंगे और मेरा दरवाजा भी थोड़ा खुला था। बाहर आंगन में पड़ते वक्त अचानक से मेरी नजर दरवाजे पर गई और मैंने देखा कि बाहर एकदम से कुछ हलचल हुई है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे सफेद साड़ी में कोई तेजी से एक छोर से दूसरी छोर की तरफ भागा हो।
मैंने बाहर जाकर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में कहीं भागी जा रही थी। उस वक्त मुझे लगा कि किसी काम से जा रही होगी, पर इतनी रात को कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। यही सोचते मैं उसके पीछे पीछे चला गया। दोस्तों, घर से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ठंडी हवा का झोंका मेरे पूरे शरीर को चीरता हुआ निकल गया। इसके बाद मैं अचानक वहीं गिर पड़ा। मेरे गिरते ही मैंने देखा कि उस औरत के हाथ में एक बच्चा था और वह मेरी तरफ ही भागते हुए आ रही थी। दोस्तों, उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी रूह मेरे शरीर से मानो निकलने ही वाली हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। आंखों के आगे अंधेरा सा होने लगा था। मैं बेहोश होने वाला ही था कि तभी अचानक मुझे थोड़ी हिम्मत सी आई। मैं उस औरत से दूर भागने लगा। औरत भी मेरे पीछे पीछे पूरी रफ्तार से आ रही थी। भागते समय मुझे यह एहसास हुआ कि शायद आज यह मेरा आखिरी दिन है और मुझे पता था कि यह औरत मुझे जान से मार देगी। पर शुक्र है भगवान का, जो कि मैं दौड़ते दौड़ते एक गड्ढे में गिर गया और मैंने देखा कि वह औरत मुझे नजरअंदाज करते हुए सामने एक घर में घुस गई। दोस्तों, यकीन मानो वो वही घर था जिसकी कहानी मुझे दिन में दादी और पिताजी ने सुनाई थी। मैं गड्ढे से बाहर निकला और उस घर की ओर जाने लगा कि तभी अचानक मेरी उत्सुकता जागी कि आखिर वह थी कौन। दोस्तों, यकीन मानो जो मैंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। मैंने देखा कि वह औरत आग के पास बैठकर अपने बच्चे को अपनी गोद में सुला रही थी। उसकी वह लोरी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मेरी आंखें यह सब देखकर फटी की फटी रह गई थी। तब उस औरत ने अपनी गर्दन थोड़ी सी घुमाई और मेरी ओर देखा। उसका जला हुआ चेहरा और उसकी लाल आंखें इतनी भयानक थी कि वो चेहरा मैं आज तक भुला नहीं पाया। इसके बाद मैं तुरंत अपने घर की ओर भागा। मेरी सांसें फूल रही थी, पर मैं फिर भी भागे जा रहा था। घर पहुंचकर ही मुझे चैन आया और मैं अपने कमरे में जाकर बेहोश हो गया। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैंने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था, पर जब मैंने अपने जख्मी पैर को देखा, जो चोट मुझे गड्ढे में गिरने की वजह से लगी थी, तब से मेरा भूतों में विश्वास बन गया। उसके बाद से मैंने कोई ऐसा काम दोबारा नहीं करा जिससे मेरा किसी भी तरह की आत्मा से वापस सामना हो। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की कहानियां। दोस्तों, अगर कहानियां आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमेशा याद रखें कि आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।